हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है दिवाकर बोथरा। सोशलॉजी बहुत एक पॉपुलर ऑप्शनल रहा है सिविल सर्विसेज के अंदर। सोशलॉजी एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है और इस एनालिटिकल किसी भी एनालिटिकल सब्जेक्ट को समझने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और दूसरा इंटीग्रेशन। अगले 4 लेक्चर्स के अंदर जो चैप्टर 1 है पेपर 1 का वो कवर करेंगे, जहां पे बेसिकली 3 टॉपिक है, वैसे देखा जाए तो 4 टॉपिक है। एक इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी, स्कोप, कंपैरिजंस ऑफ सोशलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस एंड कॉमन सेंस नॉलेज। अगले 4 लेक्चर के अंदर मैं ये चारों टॉपिक कवर करूंगा, जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो कि सोशलॉजी पढ़नी कैसे है और कैसे हम स्टडी आईक्यू में हमारे सोशलॉजी प्रोग्राम के अंदर पढ़ाते हैं। इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी, इस पूरे एक डायग्राम के अंदर मैंने इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी को शॉर्ट में लिखा है। अगर आप देखो सोशलॉजी, कोई भी डिसिप्लिन इमर्ज कैसे होता है। सोशलॉजी इज अ वेरी न्यू डिसिप्लिन व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर सोशल साइंसेस। अब सोशलॉजी का इमर्जेंस होता कैसे, एक इतना फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का कि अगर पिछले 15 से 20 साल के पेपर्स उठाते हो तो हर साल एक क्वेश्चन इमर्जेंस से आता है या मॉडर्निटी से रिलेटेड आता है। तो अगर वो 10 मार्क का क्वेश्चन हर साल आ रहा है तो एटलीस्ट आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये 10 मार्क वाला क्वेश्चन पॉकेट में कैसा रखा जाए और शायद इस पे मेहनत नहीं करनी पड़े। इधर कंफ्यूजन भी बहुत होता है, अगर आपने इग्नो जैसे सोर्सेस फॉलो किए हैं तो समझ में नहीं आता कि कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच और इंडस्ट्रियल कनेक्शन क्या है, एनलाइटनमेंट कैसे कनेक्ट कर रहा है चीजों को। अगर मैं दिखाऊं इस पूरे डायग्राम के अंदर 13th सेंचुरी में डार्क एज हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे चीजें बदली, कमर्शियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन साइमल्टेनियसली होने लगा और इन चीजों के कारण एक कंडीशंस एस्टैब्लिश हुए जहां पे एनलाइटनमेंट आया। और उस एनलाइटनमेंट आने के बाद में जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्वेश्चन करने लगते हैं, और वो कैसे किया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई जिसने तौर तरीके बदल दिए सोसाइटी के। जब इतनी सारी चेंजेस या बदलाव आता है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं कुछ क्योस लाजमी है कि कुछ ना कुछ क्योटिक कंडीशंस होंगे। जब तरीके चेंज होते हैं और पूरे तरीके से एस्टैब्लिश नहीं होते हैं तो क्योस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन लो। डीमोनेटाइजेशन इनिशियल फेज में जब आया इंडिया के अंदर तो कहीं ना कहीं इनिशियल फेज में क्योटिक कंडीशंस रहे, लाइनें लगनी पड़ी, कंफ्यूजन रहा, बहुत सारे रूल्स चेंज होते गए। और ये जब क्योस आया तो जब आपकी हेल्थ बिगड़ती है तो आपको हेल्थ की इंपॉर्टेंस तभी रियलाइज होती है। जब क्योस आया तो लोग डिबेट करने लगे कि वापस ऑर्डर कैसे लेके आ जाए सोसाइटी में। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ डिबेट्स हुई सोसाइटी के अंदर बिटवीन द इंटेलेक्चुअल्स, और फाइनली एक मत क्लियर था सारे इंटेलेक्चुअल्स का कि सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए। और जब साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी करने की बात आई तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स पीछे हट गए, क्योंकि उनके पास पूरी सोसाइटी को होलिस्टिकली पढ़ने की कैपेसिटी नहीं थी। हर डिसिप्लिन अपने अपने पहलू पढ़ रहा था। पॉल साइंस अपने एस्पेक्ट पढ़ रहा था, साइकोलॉजी इंडिविजुअल को पढ़ रहा था, वैसे ही फिलोसफी मेटाफिजिकल रियलिटीज पढ़ रहा था। तो एक नई डिसिप्लिन की जरूरत फील हुई और इस तरीके से सोशलॉजी एस्टैब्लिश हुआ। शायद मेरे हिसाब से 5 मिनट में इस तरीके से मॉडर्निटी खत्म करने के लिए आपको क्लियरिटी भी चाहिए और कनेक्शंस भी चाहिए। This is how at study IQ we teach sociology। अब थोड़ी थोड़ी इनकी डेप्थ देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लेक्चर्स में एक्सप्लेन कैसे करते हैं, किस तरीके से हम लेक्चर्स में स्टूडेंट को इस समझाते हैं कि वो एक एक कंटेंट एक बार भी पढ़ लिया तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हर बार हम रिवीजन पे छोड़ देते हैं चीजें। इससे रिवीजन रियलिटी में हमारी एक स्टडी बन के रह जाती है, और वहीं पे पहली रीडिंग में कनेक्ट कर लिया तो सेकंड रीडिंग में आपकी रियल सेंस में रिवीजन होती है। तो स्टार्ट करते हैं, डार्क एज क्या थी, डार्क एज को क्या माना गया। अब एक एक चीज को मैंने डिवाइड किया, पहले कंपार्टमेंट्स में देखेंगे और उसके बाद उस चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, सोशलॉजी तक लेके जाएंगे। डार्क एज नॉर्मली वो टाइम पीरियड माना जाता है यूरोपियन हिस्ट्री का जिसे अगस्त कॉम 13th सेंचुरी से इक्वेट करता है। डार्क एज का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ द डार्क एज इज वेयर द सोसाइटी वाज मोर गाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाफिजिकल सुपरफिशियल रियलिटीज, मिथ्स और मिस्टिक्स के बेसिस पे सोसाइटी एक्सप्लेन की जाती थी या सोसाइटी को समझा जाता था। ये वो टाइम पीरियड था जहां पे हर चीज को एक रिलीजियन से कनेक्ट करके रिलीजियस फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया जाता था। सो डार्क एज इज दैट टाइम पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री वेयर एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड इन सोसाइटी बाय अटैचिंग और एटलीस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस। तो स्टेट कैसे बना, भगवान ने बनाया। कास्ट कैसे बनी, भगवान ने बनाया। अब हालांकि यूरोप में कास्ट नहीं थी, बट आपको एग्जाम्पल दिया है। रेस भगवान ने बनाई, इनइक्वालिटी भगवान ने बनाई। सो डार्क एज के अंदर कोई भी बेसिस का लॉजिक नहीं था। जो लॉजिक था वो सीधा सीधा डिवाइन क्रिएशन से
जुड़ा हुआ रहता था। और ये डार्क एज वो है जहां पे चर्च स्ट्रांगली डोमिनेट करता था। रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस कभी भी तभी आएंगे जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस डोमिनेटिंग हो। ये वो टाइम था जहां पे चर्च की एक्सप्लेनेशंस विदाउट क्वेश्चंस एक्सेप्ट करनी अनिवार्य थी। एग्जांपल, अगर कोई भी चर्च की टीचिंग का उल्लंघन करता था, if the people did not follow the church teaching, they were eliminated from the society. Take an example of Copernicus. Copernicus ने बताया कि कैसे सन सेंटर में है, अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, जो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी थी चर्च की एक्सप्लेनेशन से। चर्च मानता था अर्थ सेंटर में है और बाकी सारी चीजें उससे रिवॉल्व करती थी। जैसे ही कॉपरनिकस ने ये बोला, since it violated the perceptions of the church, Copernicus was publicly burned, in fact. So dark age was that where the society was strongly regulated by the theological explanations. और जब भी किसी सोसाइटी में एक एक्सट्रीम लेवल पे दबाव बना के रखा जाए, लोगों को कंट्रोल किया जाए, जैसे केजीएफ अगर मूवी देखी है तो लोगों को इतना कंट्रोल किया गया कि एक रेवोल्यूशन जैसी चीज या फिर एक चेंज जैसी चीज अनिवार्य हो गई। क्यों? जब एक टाइम पे लोगों का डर खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं चीजें बदलना स्टार्ट होती है। और ये बदलने की शुरुआत कहां से हुई? दो चीजों से, कमर्शियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। 13वीं सदी के अंदर जब डार्क एज था तो धीरे धीरे 14th सेंचुरी से हम देखते हैं कमर्शियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। अब पहले समझते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से ये आगे जाके बहुत बड़ा बेस क्रिएट करती है एनलाइटनमेंट के लिए। कमर्शियल रेवोल्यूशन थी कि अगर सोसाइटी देखो, एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड पहले लैंड से हुआ करती थी, एंड लैंड से होने के कारण एनिमल्स थे जिसके बेसिस पे सामान या गुड्स लेके जाया जाते थे। अब इस सर्कमस्टेंसेस में इटली एक कनेक्टिव पॉइंट हुआ करता था और उस इटली ने किया क्या कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण मर्चेंट्स का जो प्रॉफिट है वो कम होने लगा। सो नाउ देयर वाज अ डिमांड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट टू एशिया फ्रॉम यूरोप, एंड एज अ रिजल्ट पोर्चुगीज, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो मेजर प्लेयर्स थे, इनमें से पोर्चुगीज और स्पेन जैसे लोगों ने मर्चेंट्स को फाइनेंस करना स्टार्ट किया। मेनी ऑफ द किंग्स इन पोर्चुगीज इन पोर्चुगल स्टार्टेड फाइनेंसिंग द मर्चेंट्स इन ऑर्डर टू लार्जली फाइंड आउट अ सी रूट टू एशिया, एंड फाइनली 1498 के अंदर वो सी रूट फाइंड किया गया। अब जब सी रूट फाइंड किया गया तो जो ट्रेड का वॉल्यूम था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा, और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा गुड्स जो है वेस्टर्न यूरोप में ले जाए जा सकते हैं एट कम प्राइस के अंदर। क्यों? इकोनॉमी का लॉ लगाओ, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना ज्यादा प्राइस कम होगा। तो यहां कमर्शियल रेवोल्यूशन लार्जली रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री वेयर which led to the increase in trade between Western Europe and the Asian countries, and the result of which एक नई क्लास आई जिसका नाम है मर्चेंट क्लास। प्रीवियस टू कमर्शियल रेवोल्यूशन लैंड से होती थी सारी चीजें, और चेंज जो आई कमर्शियल रेवोल्यूशन से एक नई मर्चेंट क्लास की एस्टैब्लिशमेंट हुई कि इट लार्जली लेड टू द राइज ऑफ मर्चेंट क्लास। ये मिडिल क्लास नहीं है, मर्चेंट क्लास है, बी वेरी केयरफुल विद दैट। मर्चेंट क्लास अब कौन था? जो ये सेलर्स थे, ये कहीं ना कहीं मर्चेंट क्लास, अब इनके पास पैसा बेहतर होने लगा क्योंकि ट्रेड ज्यादा बेहतर होने लगी। इस मर्चेंट क्लास को एक बार यही छोड़ देते हैं क्योंकि ये मर्चेंट क्लास है जो बेस बनती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की आगे जाके। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्फीयर में चेंज की और ट्रेड को ज्यादा बेहतर बना दिया। जब ये कमर्शियल रेवोल्यूशन हो रही थी, साथ ही साथ में एक और चीज चल रही थी सोसाइटी में, द राइज ऑफ रैशनैलिटी, द रैशनल स्पिरिट, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। जो डार्क एज में हर चीज डिवाइन से एक्सप्लेन की जा रही थी, धीरे धीरे लोगों में रैशनैलिटी आने लगी। कैसे? साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ टू थिंग्स, वन is the technology, second is the ideology। एक तो टेक्नोलॉजी डेवलप होनी स्टार्ट होती है और साथ ही साथ में आदमी के रैशनल माइंडसेट्स डेवलप होने लगे। साइंटिस्ट लोगों ने कहीं ना कहीं एक लॉजिकल तरीके से स्पेस को पढ़ना स्टार्ट किया, अर्थ को पढ़ना स्टार्ट किया, नेचुरल फिनोमेनास को पढ़ना स्टार्ट किया, और अब लॉजिक एस्टैब्लिश होने लगा सोसाइटी में। बट गौर करने वाली बात यह है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ आइडियोलॉजी
of rationality, but this rationality was restricted only to intellectuals. यहां पे अभी जनता तक नहीं पहुंची थी ये rationality, यहां पे intellectuals तक ये rationality restricted थी। कुछ लोग थे जो अब logically सोचने लगे थे और टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारा explanations अब logically देने लगे। अब धीरे धीरे कैसे ये इंटेलेक्चुअल तक जो रेस्ट्रिक्टेड रैशनैलिटी थी, आगे जाके कैसे एक सडन फिनोमेना आता और ये पूरी रैशनैलिटी लोगों तक ट्रिकल डाउन कर जाती है। और अब ये कमर्शियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन दोनों जब मिलाए जाते हैं, एक तरफ ट्रेड बढ़ गई, नई क्लास का राइज हुआ, दूसरी तरफ रैशनैलिटी आने लगी, और इसके चलते यूरोप में फेस किया जाता है 17th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट कि इन 17th सेंचुरी द एनलाइटनमेंट टुक प्लेस इन द वेस्टर्न यूरोप। अब ये एनलाइटनमेंट रेफर्स टू व्हाट? द पीरियड ऑफ रीअवेकनिंग। एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन इसी तरीके से दी जाती है, द पीरियड ऑफ रिनाइसा भी बोलते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ रीअवेकनिंग इन द वेस्टर्न 17th सेंचुरी इन द वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी। ये एनलाइटनमेंट आया कैसे? मुद्दे की बात यह है, इससे पहले हमने देखा थोड़ी थोड़ी रैशनैलिटी आने लगी इन साइंस या नेचुरल फिनोमेना से इन्फ्लुएंस होके जो नेचर को एक्सप्लेन कर रहे थे। कुछ स्कॉलर्स आए वर्ल्ड के अंदर जो कहीं ना कहीं अब सोशल वर्ल्ड में भी वो रैशनैलिटी लगाने लगे। कौन कौन थे? जैसे वोल्टेयर ने थियरी दी, थियरी ऑफ बेसिक राइट, कि एवरी ह्यूमन हैव सर्टेन बेसिक राइट्स एंड दोज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड। मॉन्टेस्क्यू आए, सेपरेशन ऑफ पावर थियरी, किस तरीके से हर स्टेट के ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एन अल्टीमेट सॉवरेनिटी प्रेजेंट इन एनी सिंगल स्ट्रक्चर। इससे पहले क्या माना जाता था? किंग इज लॉ, लॉ इज किंग। मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर जब आया तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं नहीं, किंग बेसिक राइट नहीं हटा सकते, हमारे सेपरेशन होना चाहिए, किंग शुड नॉट मेक द लॉ, किंग शुड नॉट इंप्लीमेंट द लॉ एंड नेदर किंग शुड ओनली बी जजिंग द लॉस। तीनों अलग होने चाहिए। ऐसे ही यहां पे हॉब्स आते हैं, लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, जो हम देखेंगे आगे वाली क्लासेस के अंदर के डेप्थ में एक एक चीज के ऊपर हमें एक एक क्लास लेनी पड़ती है। दिस स्पेसिफिकली थिंग इज डन सो दैट आपको समझ में आए सोशियोलॉजी पढ़ी कैसे जाती है। देयर वर मनी एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, तोकियावली, ये सारे लोगों ने अब सोसाइटी के अंदर भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दिया कि कैसे हर आदमी का कुछ बेसिक राइट है, कैसे स्टेट जो है किंग भगवान ने नहीं बनाया है, स्टेट जो है लोगों ने बनाया, जैसे रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। तो लॉजिक जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रेवोल्यूशन से आ रहा था, जो सिर्फ एक साइंटिस्ट कम्युनिटी में रेस्ट्रिक्टेड था, एनलाइटनमेंट के टाइम के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स ने वही साइंटिफिक लॉजिक अब सोशल एक्सप्लेनेशंस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण यूरोप के अंदर आता है एनलाइटनमेंट। और यू नो इट वेल, जब एनलाइटनमेंट आ जाता है किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो एनलाइटनमेंट धीरे 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 जैसे साइंटिस्ट से कुछ इंटेलेक्चुअल्स में आया। अब ये इंटेलेक्चुअल्स ने जो एक्सप्लेनेशंस दी एक साथ एक्सेप्ट नहीं हो जाएगी मासेस से, मासेस विल नॉट जस्ट एक्सेप्ट इट, धीरे 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 वो मासेस एक्सेप्ट करने लगती है, और उसके चलते इसी एनलाइटनमेंट कारण बेस बनता है। और दो ग्रेट इवेंट्स होते हैं वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में, कॉल्ड एज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? It took place in the society of France, but the impact of French Revolution is not just restricted to the French society, वो यूरोप और धीरे धीरे पूरी की पूरी वर्ल्ड में फैल गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का अगर स्थिति बताऊं तो फ्रांस के अंदर 3 स्टेट हुआ करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस का क्या कंडीशन था? 3 स्टेट थे, 1 क्लर्जी, सेकेंड नोबेल्स और थर्ड कॉमनर्स। क्लर्जी और नोबेल्स वो लोग थे जो कोई टैक्स पे नहीं करते थे और लग्जूरियस लाइफ जीते थे। कॉमनर्स वो लोग थे जो ये दोनों नहीं थे, तो मेजॉरिटी यहां पे थी, ये सारा टैक्स पे करते थे, सारा बर्डन इनके ऊपर था, बट फिर भी इनकी सोशल पोजीशन लो थी, इनकी सोशल पोजीशन हाई थी। अब अगर आपको याद है, मैंने बताया था कमर्शियल रेवोल्यूशन में एक मर्चेंट क्लास आती है। ये कौन थे? सेलर्स थे, मर्चेंट्स थे जो ट्रेड करते थे। ये किस में बिलोंग करते थे? ये कॉमनर्स में बिलोंग करते थे। तो ध्यान से समझो, एक तरफ मर्चेंट क्लास का इकोनॉमिक पोजीशन अब स्ट्रांग होने लगा, दूसरी तरफ
अब ये फ्रेंच एनलाइटनमेंट के कारण एक नया आइडियोलॉजी आने लगा कॉमनर्स के अंदर कि नहीं यार, किंग को क्वेश्चन किया जा सकता है। जब आपको ये बोला जाए कि जात जो है भगवान ने बनाई है, आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे, लेकिन कोई आके आपको जगाए और बोले कि नहीं ये जो जात पात है वो लोगों ने बनाया है, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वो डिवाइन नहीं माना जा सकता है। तो जब एनलाइटनमेंट आया, लोगों में वो रैशनैलिटी आई, तो एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी आई, और इस अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी के बैकग्राउंड में देखो तो ये कॉमनर्स की इकोनॉमिक पोजीशन ऑलरेडी स्ट्रांग हो रही थी बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ कमर्शियल रेवोल्यूशन। तो कपल्ड विद द वेरी आइडियोलॉजी प्रोवाइडेड बाय एनलाइटनमेंट एंड ऑल्सो the economic upliftment made by the commercial revolution, the French society went for French revolution। कि हम देखते हैं 1798 के आसपास, 1789 के आसपास फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, जहां पे लोग रेबल कर देते हैं और पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाता है और एक डेमोक्रेसी या फिर एक मास पावर की एस्टैब्लिशमेंट होती है। वैसे ही जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसी टाइम पीरियड के अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत एक अलग लेवल पे जा रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी इन वेस्टर्न यूरोप। स्टार्ट होती है ये ब्रिटेन से, लेकिन ऑब्वियसली पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप और पूरी की पूरी दुनिया में ये स्प्रेड हो जाता है। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं काम करने के तरीके चेंज हुए। कैसे? पहले जो प्रोडक्शन था घर में बनाया जाता था, फिर जो है फैक्ट्री सिस्टम्स बने, टाउन्स एंड सिटीज बने, अर्बन क्योर्स आए, अर्बन प्रॉब्लम्स आई, अपलिफ्टमेंट आया, पॉवर्टी कम हुई, कुछ जगह ज्यादा हुई, स्लम्स आई, इनइक्वालिटी आई, बहुत सारी चेंजेस आई इंडस्ट्रियलाइजेशन से। वुमेन की पोजीशन चेंज हुई, काम करने के तरीके चेंज हुए, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म जैसी पॉलिसीज आई। तो हम अगर आप कनेक्ट करें, अगर देखें 17 डार्क एज के अंदर एक आदमी थियोलॉजिकल था, जो चर्च बोलता था उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था। धीरे धीरे कुछ साइंटिस्ट आए, नेचर को साइंटिफिकली एस्टैब्लिश किया और उन्हीं से लॉजिक बोरो करके एनलाइटनमेंट के अंदर लोगों ने वही लॉजिक को अप्लाई कर दिया सोशल एक्सप्लेनेशन के लिए, और वो सोशल एक्सप्लेनेशन से उनको एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी मिला, क्षमता आई लोगों को क्वेश्चन करने के लिए, और साथ ही साथ में उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हो रहा था बिकॉज ऑफ कमर्शियल रेवोल्यूशन। और इसके कारण दो ग्रेट इवेंट्स होते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये दोनों रेवोल्यूशन इस कदर कहर ढाती है यूरोपियन सोसाइटी में कि पूरा का पूरा ढांचा यूरोपियन सोसाइटी का कंप्लीटली चेंज हो जाता है, टर्न्ड ऑन इट्स हेड। तो पहले सर ऊपर था तो फिर वो सर नीचे चला गया, ऐसा मान लो। क्या क्या चेंजेस आई? इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर नए टाउन, सिटीज, फैक्ट्री सिस्टम्स, ये सारी आए। पॉलिटिकल के अंदर डेमोक्रेसी हम देखते हैं, दोनों फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आते हैं। आइडियोलॉजी के अंदर हम थियोलॉजिकल मैन इज नाउ कन्वर्टेड टू अ रैशनल मैन, एक साइंटिफिक टेम्पर आया, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों में पैदा होने लगी। और सोशल स्फीयर के अंदर कल्चरल प्रैक्टिसेस, सोशलाइजेशन, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स, मैरिज पैटर्न्स, हर किसी चीज में बदलाव आया। जब सोसाइटी इतनी ज्यादा बदल जाती है, पहले तो जो ये प्रैक्टिसेस सदियों से चल रही थी, लोगों को क्या था, एक कॉमन वैल्यू थी जो इंटीग्रेट करके रख रही थी। लेकिन सडनली जब बदलाव आता है तो कुछ लोग होते हैं गो बैक टू वेदास, मतलब पास्ट पे ही बिलीव करते हैं। तो कुछ कॉमनर्स थे जो पास्ट को ही सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग थे जो मॉडर्निटी के कंटेक्स्ट के अंदर मॉडर्निटी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मल्टीपल वैल्यूज सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही थी, कुछ ए को फॉलो कर रहा है, कुछ बी को फॉलो कर रहा है। और इस कंटेक्स्ट के अंदर क्योस आता है। क्योस कब आता है सोसाइटी में? जब किसी भी चीज का एक राइट पैटर्न नहीं होता है करने का। एक राइट पैटर्न होता है तो हर कोई इस पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन अगर राइट पैटर्न नहीं है तो क्योस रहेगा। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूं अभी कि इंडिया के अंदर जिसको कास्ट फॉलो करनी है कास्ट कर ले, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करनी है कॉन्स्टिट्यूशन कर ले, एक क्योस आएगा। कभी कोई कास्ट फॉलो कर रहा है, कभी कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है, कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है। और जब ये क्योस आया तो यूरोपियन सोसाइटी में दो बड़े इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई। एक थे रेडिकल्स। रेडिकल्स वो लोग थे वो जो मानते थे कि ये जो मॉडर्निटी से चेंजेस आई है, अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर धीरे धीरे जब सोसाइटी एक स्टेबल हो जाएगी तो ये सारे के सारे नेगेटिव फोर्सेस हट जाएंगे। तो इन शॉर्ट बोलूं तो रेडिकल्स वर दोज पीपल हु सेलिब्रेटेड मॉडर्निटी एंड दे वांटेड मॉडर्निटी टू बिकम अ कांस्टेंट रियलिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। बट कुछ लोग थे जो इस क्योस से नाराज थे, वो
डी बोनाल्ड, डी मैस्त्रे एंड अदर्स, यहां पे डरखाइम, अगस्ट कॉम्ट, ये सारे लोग, सेंट सीमन, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑल दोस पीपल, ये सेलिब्रेट कर रहे थे मॉडर्निटी, ये रिजेक्ट कर रहे थे मॉडर्निटी, और ये बोलते थे कि पास्ट में वापस जाना चाहिए क्योंकि पास्ट के अंदर ऑर्डर था, तो इस कियोस को टैकल करने के लिए फिर उस दुनिया में चलो जहां पे ट्रेडिशन डोमिनेट कर रही थी। कहने का मतलब फिर वो डार्क एज में चले जाएं हम। अब इन दोनों के बीच में डिबेट हुई, लेकिन ये दोनों अब एक चीज क्लियर पे एग्री करते थे, कॉमन पॉइंट था कि इस कियोस को टैकल करने के लिए अब एक ही सॉल्यूशन है कि सोसाइटी की जो है साइंटिफिक स्टडी की जाए। कि ये दोनों डिबेट में एक कॉमन पॉइंट था कि ये कियोस को तभी टैकल किया जा सकता है जो ये कियोस हुआ है उसको साइंटिफिकली स्टडी किया जाए, एक मैच्योर्ड साइंटिफिक तरीके से। वी नीड टू स्टडी दिस, एंड वंस वी कैन स्टडी दिस वी विल एबल टू रीएस्टैब्लिश ऑर्डर इन द सोसाइटीज, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। द कियोस प्रोपेल्ड ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, एंड सिंस कोई डिसिप्लिन पूरी होलिस्टिक सोसाइटी पढ़ नहीं रहा था, तो देयरफॉर एक नए डिसिप्लिन की उम्मीद लगाई गई, एक नए डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट पैदा हुई, जिसके कारण सोशियोलॉजी बना। तो अगर आप ये 10-15 मिनट में देखो तो हमने पूरी यूरोपियन मॉडर्निटी टेक्निकली की है, और हालांकि कंटेंट बहुत ज्यादा और फिट हो सकता था। नॉर्मली टेक्स 2 to 3 classes to complete this,